नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। आपको पता है ना, ये लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। इस चैनल ने बहुत कुछ सफलता अर्जित किया है, ये मील का पत्थर साबित हुआ है। ठीक है, 2017 में जब हम इस चैनल को स्थापित किया तो हमें इतना विश्वास नहीं था कि हजारों स्टूडेंट्स को जो है सफलता के मार्ग में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ करके भारत के लगभग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन की तैयारी करना और एक तरफ सिलेबस और पैटर्न का होना, जो तैयारी करता है ना, जो मन से तैयारी करता है, दृढ़ संकल्पित होकर तैयारी करता है, उनको डर नहीं लगता। चाहे वो निगेटिव मार्क्स हो, चाहे सिलेबस कुछ भी हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सोचो, कल्पना करो आप, भारत की राजधानी क्या है। मान लीजिए निगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन पेपर आ रहा है, ठीक है, आप घबराएंगे क्या? आपके लिए तो बेस्ट है। निगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न है ना, ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो रोज़ तैयारी करता है, जो मेहनत करता है, उनके लिए निगेटिव मार्किंग बेस्ट माना जाता है। अब भारत के राजधानी का नाम क्या है पूछ रहा है, निगेटिव मार्किंग है, आपको पूरा कंफर्म है कि इसके आंसर जो है नई दिल्ली है और ऑप्शन में दिया हुआ है नई दिल्ली, तो आप नई दिल्ली को टिक मारेंगे। निगेटिव मार्किंग से हमें क्या लेना देना। दूसरी बात, पैटर्न, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, आपको कंप्यूटर में ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, तब भी आप वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है न्यू दिल्ली को टिक मारने का, वहाँ पर टिक मारेंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, एमआर सीट होगा, वो एमआर सीट में आप सी है तो सी को गोला लगाएंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब नेक्स्ट इशू है कि सिलेबस। देखिए, सिलेबस चाहे कुछ भी हो, आपके लिए नया हो, जैसे एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, ये जो आपका रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, आपने कभी स्कूल में पढ़ा है? या आप जब कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम में इसको पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। लेकिन हमने अपने हिसाब से तैयारी किया और टीचिंग एप्टीट्यूड को भी समझा, रिसर्च एप्टीट्यूड को भी समझा, सभी चीज़ों को जो है हमने ध्यान रखकर पढ़ाई किया। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें सिलेबस पर घबराना नहीं चाहिए। सिलेबस को देखकर जो है आप मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए, यूपीएससी वाले जो देते हैं, मान लीजिए किसी ने बीएससी किया हुआ है, उन्होंने साइंस पढ़ा है, हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा, तो उसके बावजूद भी वो तैयारी करता है ना, कि वो सिलेबस से घबराता है। सिलेबस से नहीं घबराता। हाँ, आपको शिद्दत के साथ में एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जानी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सर, घर परिवार की जिम्मेदारी इतनी है, अब इस उम्र में हम पढ़ाई करेंगे, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, काम करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, ठीक है, माता पिता का खेती किसानी देखना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, और उसके बावजूद भी मेरे पास में पढ़ाई के लिए समय नहीं है। ठीक है, आपने कभी ये कहा कि माता पिता की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी से मैंने खाना नहीं खाया? सर, खाना खाने के लिए समय नहीं है, सर सोने के लिए समय नहीं है, मनोरंजन करने के लिए समय नहीं है,
घूमने के लिए समय नहीं है, आपको इसी क्रम में एक स्टडी को भी शामिल कर दीजिए। ठीक है, स्टडी भी उसी के क्रम में आता है। आपके पास में आधा घंटा समय नहीं है, 1 घंटा समय नहीं है, 2 घंटा समय नहीं है, कितना घंटा समय नहीं है भाई? ठीक है, ये जो वाक्य है, ये जो हम सोचते हैं कि सर जिम्मेदारियों से इतने घिर गए हैं कि हम स्टडी करने का समय निकाल नहीं पाते हैं। ये कहो ना कि मुझे स्टडी करने में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। और यदि हकीकत में इंटरेस्ट नहीं है, जब आप पढ़ते हैं तो नींद लगने लगता है, उबासी लगने लगता है, यानी कि आपको मन नहीं करता कि मैं पढ़ूं, तो ये विषय अलग विषय है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। कैसे इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए? आप एक प्रश्न उठाइए, एक प्रश्न कीजिए और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप जिस उम्र में हैं, किताब जरूर सहायक हो सकता है, लेकिन आपकी मनन चिंतन जो है मुख्य धारा होनी चाहिए आपकी। आप नहीं जानते गुड टीचर की विशेषता क्या है? गुड टीचर की विशेषता क्या है? आप थोड़ा मनन चिंतन करिए। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में आपको टीचर मिल जाएंगे, उनकी विशेषता बता दीजिए। मेरा ही अपनी विशेषता बता दीजिए कि मैं एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल देकर, नए विषय उठाकर मोटिवेट करता हूँ। ये विषय नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। ठीक है, वो लिख कर भी पढ़ाते हैं, उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, उनका सोचने समझने की शक्ति बहुत विस्तारित है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा मनन चिंतन करेंगे उतना आपका बेहतर होता जाएगा, स्टडी इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहला काम है स्टडी इंटरेस्ट पैदा कीजिए। ठीक है, आप पैटर्न पर घबराइए मत। मैंने कल एक वीडियो डाला है, आपने सभी ने उस वीडियो को देखा है और आप चिंतन भी कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स भी लिखा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम तुक्का में टिक मार दें और हम जो है नेट क्वालिफाई कर लें और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग का डर यही है कि तुक्का भी कभी कभी सही हो जाता है। और केवल आपका तुक्का सही नहीं होता है, सभी का तुक्का सही होता है। और तुक्का से कोई व्यक्ति नेट जेआरएफ क्लियर नहीं करता। यदि ऐसा होता तो हर कोई नेट जेआरएफ क्लियर करके बैठा रहता। ठीक है, कोई नेट जेआरएफ क्लियर नहीं करता है इससे। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी पैटर्न से घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा कि सर 2 बार एग्जामिनेशन होनी चाहिए, 3 बार एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार, ये अवसर होता है, अवसर देना। और अवसर क्यों नहीं देनी चाहिए? अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट मेहनत करेगा, एग्जामिनेशन देगा। चूंकि 6% रिजल्ट आना है, 6% रिजल्ट, और साल भर में 2 बार होता है तो 12% रिजल्ट आता है। जितने फार्म भरते हैं, जितने एग्जामिनेशन देते हैं, उसके एग्जामिनेशन का 6% यानी कि 12%। ठीक है, तो इस बार जो 18% हो जाएगा, 3 बार एग्जाम हो। ठीक है, और ये मत सोचिए कि सर इतने ज़्यादा नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे तो इस देश की हालत क्या होगा। ये तो सरकार को प्रश्न पूछना चाहिए। सरकार रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। नेट जेआरएफ को केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए नहीं, उनको रिसर्च के फील्ड में जो इनोवेटिव रिसर्च है उस पर जो है एक अवसर पैदा करना चाहिए। और हर व्यक्ति को सामाजिक कार्य में, विधिक कार्य में, राजनीतिक में, धार्मिक में, सांस्कृतिक में, साइंस में एक ऐसा अवसर पैदा करे कि नेट जेआरएफ क्लियर करने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स को स्वरोजगार मिले, उनको रिसर्च का काम मिले, उनको उद्योग धंधा मिले।
तभी जाकर जो है स्कूलों में लेक्चरर के लिए एलिजिबल माने। उनको और बहुत सारे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, केवल नेट जेआरएफ करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। आपने क्या किया? यूजीसी ने सारे स्टूडेंट्स को अपील किया कि हमारे प्लेटफॉर्म में आइए और आप अपना रेज्यूम भरिए। ठीक है, सीवी भर दीजिए। उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से जानकारी मांगा और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए रोजगार पैदा करेंगे। ठीक है, और जितने लोग भरे थे 70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। 70,000। कौन कौन लोग हैं वो 70,000? जो नेट किया है, सेट किया है, जेआरएफ किया है, पीएचडी किया हुआ है, 70,000 लोगों ने। अब सरकार के पास में यदि 70,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर नहीं है तो इस किसकी गलती है? हमारी गलती नहीं है ना। ठीक है, हर साल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है केवल एजुकेशन में। क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत सारे कंपनियां हैं, उस कंपनी में रिसर्चर का पोस्ट, ठीक है, सर्वेयर का पोस्ट अनिवार्यता कर देना चाहिए। सर्वर का पोस्ट सर्वे करेगा। ठीक है, तो हर कंपनी में, चाहे छोटे कंपनी हो, चाहे मध्यम प्रकार की कंपनी हो, बड़े कंपनी में ये नेट जेआरएफ वालों को जो है अनिवार्यता उनको रखना ही है। ठीक है, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए उनको एक रिसर्चर के रूप में रखना चाहिए। उस कंपनी का सर्वे करें, उनकी आवश्यकता अनुसार एनालिसिस करें। आप कहोगे कि ऐसा नहीं है सर कि कंपनियों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होगा, लेकिन सरकार उन जो 70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उस 70,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन को जो है वहाँ पर फीड कर दे, अच्छा खासा पैकेज दे। ठीक है, और ऐसा कोई व्यवस्था करे, पॉलिसी बनाए ताकि नेट जेआरएफ करने के बाद में नौकरी मिल जाए। आप भी चाहते हैं नेट जेआरएफ करने के बाद में नौकरी मिलनी चाहिए, तभी जाकर इस एग्जामिनेशन का कोई वैल्यू है। पीएचडी करने के बाद में, ठीक है, कोई न कोई उन्हें रोजगार मिल जानी चाहिए, तब जाकर पीएचडी का कोई वैल्यू है। हम चाहते हैं कि जिस उम्र में वो बेरोजगार है, रोजगार के अवसर ढूंढ रहा है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा अवसर तलाश किया जाए कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे। क्या आप मानते हैं? मेरे बात पर आप सहमत हैं? तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, कमेंट्स लिख कर बताएं। ठीक है, कि नेट जेआरएफ करने के बाद सरकार उनका रजिस्ट्रेशन कराए और रोजगार दिलाए। कंपनियों में रिसर्चर, सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति को अनिवार्यता रखे, जिससे ये होगा कि हम केवल नेट जेआरएफ क्लियर करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, एलिजिबल हो गए हैं, या हम केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इस तरह की जो मानदंड है, पॉलिसी निर्माण किया गया है, उसको विस्तारित करने की जरूरत है। विस्तारित करें जी, विस्तारित करें। ठीक है दोस्तों, आप सहमत हैं तो जरूर हमें बताएं। थैंक यू।